नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि काशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यूपी ट्रिपल एस सी और यूपीपीएससी एजीटीए केंद्र सुपरवाइजर सभी एग्जामों के लिए मंथली उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर स्टार्ट किया हूं। दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का मैंने करंट अफेयर खत्म कर दिया एक वीडियो में 1 महीना। ठीक है दोस्तों, आज मैं मई माह का करंट अफेयर स्टार्ट किया हूँ। दोस्तों, एक ही वीडियो में सारे उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर बने हैं 1 महीने में, मई में सारे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, जो मैंने रखा है वो बेहद इंपॉर्टेंट ही टॉपिक रखा है, और सब टॉपिक मैं स्किप कर देता हूँ दोस्तों। जो एग्जाम में आने वाले रहते हैं बस उसी को, ज़्यादा इधर उधर की नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ सीधे टॉपिक पे। जो पहला करंट अफेयर बना था मई महीने का वो था उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक व्यंजन योजना स्टार्ट किया गया मई में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मई 2026 में, ठीक है, पर्यटन और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक व्यंजन, ठीक है, योजना का आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की। दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब दोस्त हम लोग देखते हैं उससे आगे क्या है। ये जो योजना है किसके तर्ज पे स्टार्ट किया गया, ये एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पे स्टार्ट किया गया। ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ दोस्तों। इस योजना को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन का एक नया योजना लाया। दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक खेल का भी मतलब उसको पास किया था 2025 में। उसको भी आप याद करिएगा, उसको मैंने पढ़ा चुका है पहले वीडियो में। ठीक है, इस योजना के माध्यम से राज्य के 75 जिलों की एक विशिष्ट सिग्नेचर डिश, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिग्नेचर डिश की पहचान कर एक ब्रांडिंग की जाएगी उसकी। ठीक है दोस्तों, अब इसका मुख्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक व्यंजन एक जनपद एक व्यंजन स्वीकृति मई 2026 में मिली थी दोस्तों। राज्य उत्तर प्रदेश, जिलों की संख्या 75। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक सूची में जो हमारा शाकाहारी व्यंजन रखा गया है 208, इसमें मांसाहारी कोई व्यंजन नहीं है दोस्तों। प्रेरणा स्रोत कौन सा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके जो है प्रेरणा स्रोत है। उद्देश्य क्या है दोस्तों, पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाना और ब्रांडिंग करना, उसका वैश्विक पहचान दिलाना दोस्तों। ठीक है, ये देख ही रहेंगे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले सब में एक कुछ ना कुछ हुआ है। अब दोस्तों, इस जो योजना का महत्व मतलब कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, जो विरासत वाले अपने फूड है, ठीक है, उसको हेरिटेज फूड को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रत्येक जिले के पारंपरिक वन विशिष्ट व्यंजनों की पहचान कराना। ठीक है दोस्तों, स्थानीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक को गति देना है दोस्तों। ठीक है, और पर्यटन में वृद्धि करके राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देना, गुणवत्ता और मानवीय मानकीकरण स्वच्छता का सुनिश्चित करना दोस्तों, युवाओं के लिए रोजगार एवं नए अवसर का सृजन करना इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य। अब दोस्तों, इस योजना से लाभ क्या क्या होंगे, क्षेत्रीय व्यंजनों को की ब्रांडिंग होगी जिससे स्थानीय उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। कृषि उत्पादों और स्थानीय सामग्री का बेहतर उपयोग होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्यटन, व्यापार और निवेश में भी बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। योजना की प्रमुख विशेषताएं, ठीक, इस 75 जिलों में ये स्टार्ट होगी। ठीक, सब 75 जो सिग्नेचर डिश होंगे, फूड मैप तैयार किया जाएगा जिससे पर्यटकों को, फूड प्रेमियों को मार्गदर्शन मिलेगा कि हाँ किस एरिया में मैं जा रहा हूँ, किस एरिया में फूड अच्छा है। तो वो जो मैप रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो है डिश खाएंगे दोस्तों। स्थानीय स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, पारंपरिक रसोइयों और रेस्टोरेंटों के मालिकों की आय में वृद्धि होगी। प्रशिक्षण देकर विक्रेताओं को उच्च स्वच्छता और मानक और खाद्य गुणवत्ता बनाने रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों, चयनित व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्सवों में प्रदर्शनी के लिए भी रखा जाएगा दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण हो गया, चाहे पैकेजिंग हो गई, चाहे अतिथि क्षेत्र हो गए, हजारों नए रोजगार सृजन होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं कि किस जिले को, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन के रूप में मान्यता मिली है दोस्तों। एक एक करके देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं उसको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको स्किप भी कर दूंगा। पीडीएफ आप लोग को मिलेगा तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को, लखनऊ का जो पहला है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की क्या क्या प्रमुख व्यंजन है, जैसे रेवड़ी हो गई, वहाँ की चाट हो गई, मलाई मक्खन, आम उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अयोध्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंद्रकला, ठीक है, बालूशाही, पेड़ा, दही कचौड़ी, दही जलेबी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बाराबंकी का चंद्रकला और लाल पेड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेठी का दोस्तों क्या है, समोसा, गुड़ खीर, रसगुल्ला,
ठीक है। और सुल्तानपुर में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेड़ा समोसा। जनरली दोस्तों हर जगह का है कुछ ना कुछ, तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं हम लोग उसी को देखते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट में जो जैसे कि क्या हो गया है कि जैसे कि आप इम्पोर्टेंट लखनऊ हो गई, अयोध्या हो गया, ठीक है, अमेठी हो गई, सुल्तानपुर हो गया दोस्तों, रायबरेली में स्थानीय मसाले, जो सिंगल होगा दोस्तों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसका सिंगल होगा दोस्तों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। सीतापुर में क्या है, मक्खन मलाई समोसा, मिर्च पकौड़ा, पेड़ा। उन्नाव का जो है काला जामुन समोसा, ठीक, ये सब है। आगरा में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, आगरा का पेठा, ठीक है। मैनपुरी हो गया आपका, अलीगढ़ में कलाकंद और कचौड़ी, मेरठ में क्या है, गजक और रेवड़ी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों और कुछ देखते हैं, ये देखो मुजफ्फरनगर इंपॉर्टेंस लिए गुड़ की मिठाइयाँ, ये यहाँ इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुड़ यहाँ ज़्यादा भी होता है, गुड़ का ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बागपत बालूशाही, गाजियाबाद में बहुत सारी चीज़ है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में हापुड़ का पापड़, ये इंपॉर्टेंट। जो सिंगल होता है दोस्तों वो एग्जाम में आने के चांस होते हैं, और सब तो मिक्स हो जाए, जैसे कि पेड़ा तो लगभग बहुत जगह का है, तो पेड़ा बहुत दिक्कत है, तो पेड़ा आता नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो सिंगल रहता है एग्जाम में जनरली वही आता है। अब जैसे कि बनारस का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनारस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तिरंगा बर्फी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनारस की लस्सी है, बनारस का पान, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, मथुरा का भी एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। पेड़ा, खुरचन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब प्रयागराज का देख लेते हैं, क्या कचौड़ी है, समोसा है, बेडमी पूरी है, रसमलाई है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट है गोरखपुर, गोरखपुर बाबा जी का जो है क्षेत्र है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है दोस्तों, ठीक है। यहाँ का लिट्टी चोखा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समोसा चाट नहीं, लिट्टी चोखा इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ का क्या है, सफेद गाजर का हलवा, तरही, ठीक। बलिया का क्या है, सत्तू आधारित व्यंजन, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, बलिया का क्या है, सत्तू आधारित व्यंजन। मऊ का भी लिट्टी चोखा है दोस्तों, और गोरखपुर का दोनों का है। जौनपुर का इमरती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए। बस्ती का ठेकुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंगल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंदौली को काले चावल के व्यंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चंदौली। प्रतापगढ़ का तो आता ही एग्जाम में हमेशा, आंवला आधारित उत्पाद तो हमेशा आता रहता है। गोंडा, गोंडा का दही बड़ा और दाल मक्का उत्पाद। बहराइच चमचम कचौड़ी। बलरामपुर नारियल बर्फी, ठीक, कलाकंद, ठीक है। श्रावस्ती की इमरती, ये भी इंपॉर्टेंट, जो सिंगल होगा दोस्तों उसको आप लोग याद करिएगा। झांसी का दाल बफला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दाल बफला बहुत बार पूछा गया जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। महोबा का क्या है, खजूर का गुड़, ठीक है दोस्तों, महोबा में जो है खजूर का गुड़ बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या, हमीरपुर, हमीरपुर का क्या है, बुंदेली दाल आधारित व्यंजन दोस्तों। जालौन का बेहरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, गुजिया, गुजिया जालौन की फेमस है दोस्तों। बांदा का सोहन हलवा इंपॉर्टेंट है, बांदा का इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ललितपुर में क्या है, दूध का हलवा, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लखीमपुर खीरी का केला गुड़ खोया पेड़ा खीर मोहन रसगुल्ला, ये सब। हरदोई का आलू की पूड़ी और लड्डू, ये सब है दोस्तों। आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन आएगा इस बार हमारे हिसाब से, तो इससे एक क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में। अब आप लोग का नसीब सही होगा तो आप लोग के एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। अब जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं वही सब नीचे भी है दोस्तों, ये सब वही है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो करंट अफेयर देखते हैं मई महीने का, ठीक है। वो था उत्तर प्रदेश का पहला लेपर्ड तेंदुआ सफारी पार्क, ये बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। क्या है दोस्तों, परिचय देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले लेपर्ड सफारी पार्क को मंजूरी दी दोस्तों। ये जो स्थान है वो गोपालपुर वन क्षेत्र में आता है। ये जो वन क्षेत्र है पीलीभीत और शाहजहांपुर दोनों में हल्का हल्का आता है, आधा इधर आधा इधर। जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1716 हेक्टेयर से अधिक है क्षेत्रफल। अनुमानित लागत जो बनेगा, ये जो आपका ये सफारी जो है तेंदुआ सफारी लेपर्ड सफारी बनेगा, वो 48 से 49 करोड़ में बन जाएगा दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, मान, ठीक है, जुलाई से में बंद रहता है, मानसून है लिखा हुआ, मानसून में बंद रहता है दोस्तों, ठीक है। लेपर्ड सफारी पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुली रहती है, ठीक, खुली रहेगी, सॉरी अभी तो बन रहा है। जैसे कि पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ये बंद रहता है, ठीक है, मानसून में बारिश के समय, लेकिन ये जो रहे खुला रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि 8 तेंदुआ का पुनर्वास किया जाएगा। 30 किलोमीटर लंबी और 12 फीट ऊंची जो है सुरक्षा बाड़ बनाई जाएगी। यह सफारी वन्य जीव पर्यावरण को बढ़ावा और देगी और स्थानीय लोगों का रोजगार और अवसर प्रदान करेगी दोस्तों परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि राज्य का पहला लेपर्ड सब कहाँ बन रहा है, गोपालपुर वन क्षेत्र में, कहाँ कहाँ है, शाहजहांपुर और पीलीभीत, इंपॉर्टेंट है, 2 जिले हैं दोस्त। क्षेत्रफल कितना है, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लागत भी इंपॉर्टेंट नहीं, तो कितने तेंदुए छोड़े जाएंगे, 8।
ये सब है, ये सब है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। जो ये है आपका उत्तर प्रदेश का पहला लेपर्ड सफारी पार्क, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद वृक्षारोपण अभियान बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इसका जो स्टार्टिंग किसने किया है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। अभियान क्या है, बृहद वृक्षारोपण अभियान 2026। मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश का हरित आवरण 15% कवर करना। ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि 2030 तक उत्तर प्रदेश को मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया कितना बढ़ाना है, तो लगभग जो यूपी के एरिया का 15% फॉरेस्ट एरिया करना है। ये 2030 तक का लक्ष्य है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में 7.2 है लगभग, ठीक है, इसी के आसपास फॉरेस्ट एरिया उत्तर प्रदेश का। फॉरेस्ट +1 की बात करें तो लगभग 9% है, लेकिन बस फॉरेस्ट अगर पूछेगा तो 7.2 समथिंग है दोस्तों। आप लोग इसको याद करिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि जो मुख्य विशेषता क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं जल परिवर्तन से निपटने के लिए बड़ा कदम है दोस्तों। ये ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा दोस्तों। वन क्षेत्र एवं जैव विविधता में वृद्धि होगी। स्वच्छ एवं हरित उत्तर प्रदेश का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों परीक्षा है तो एक महत्वपूर्ण तथ्य इसका क्या क्या है दोस्तों। अभियान 2026 से बृहद वृक्षारोपण में चलाया गया। लगभग एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। जो हम लोग दीर्घकालिक लक्ष्य है वो 2030 तक हम लोग लगभग जो उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया कवर है उसको 7% बढ़ा के 15% तक करने का लक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। पिछले बार जो रिकॉर्ड था लगभग हम लोग 37.1 करोड़ एक दिन में पौधे लगाए थे दोस्तों, ठीक। छात्रों का लक्ष्य, छात्र को भी प्रत्येक छात्र को एक पौधा लगाना है दोस्तों इसमें, ठीक है। विशेष वन क्या है, वंदे मातरम वाटिका बनाना, ठीक, समरस वन बनाना, शक्ति वन बनाना दोस्तों। ये मिशन जो है मिशन छाया के रूप में देखा जा रहा है। फलदार पौधे 30% लगेंगे इसमें। प्रत्येक आंगनबाड़ी में 5 शहद, ठीक, मोरिंगा के पौधे लगाए जाएंगे, सहजन के दोस्तों। अब दोस्तों जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सब फैक्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर बन रहा है दोस्तों जो मई महीने का, बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है, आप राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो न्यूज में रहता है उससे डायरेक्ट तो क्वेश्चन आता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ घुमा के आपको दे देगा कि ये कहाँ है, किस जिले में है, क्या क्या पाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका परिचय। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में बढ़ते अवैध रेत खनन पर एक गंभीर चिंता व्यक्त की है दोस्तों। जैसे कि अवैध खनन से घड़ियाल वहां पे बहुत पाए जाते हैं और गंगा डॉल्फिन व अन्य जलीय जीवों का अस्तित्व खतरा उत्पन्न हो गया अस्तित्व पर, ठीक है दोस्तों। अब ये पर्यावरण से रिलेटेड बहुत बड़ा संकट है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया, इस खनन पर पर्यावरण संकट बताया दोस्तों, ठीक है। अब प्रभावित जीव कौन कौन से जीव वहां से प्रभावित होते हैं, जैसे घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन और दुर्लभ मीठे पानी में कछुए जो होते हैं वो। दोस्त मुख्य उद्देश्य क्या है, अवैध रेत खनन पर रोक लगाना, चंबल अभ्यारण्य की जैव विविधता का संरक्षण करना, घड़ियाल गंगा डॉल्फिन कछुओं के प्राकृतिक आवास को रक्षा करना दोस्तों। अब प्राकृतिक आवास पर प्रभाव, रेत के टीले जो सैंड बार्स नष्ट हो जा रहे हैं, घड़ियालों के प्रजनन का जो स्थल समाप्त हो जा रहा है, डॉल्फिन के गहरे जल चैनल प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों इससे, ठीक है। आप देख लीजिए ये इसी से खनन हो रहा है। अब दोस्तों देखते हैं परीक्षा है तो जो महत्वपूर्ण वन लाइनर से क्वेश्चन बन रहे हैं उससे देख लेते हैं। ये अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। निगरानी तथ्य क्या, निगरानी करना है। निगरानी कैसे करेगा, वाईफाई युक्त सीसीटीवी से कि वहाँ खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा है उसका। प्रमुख खतरा क्या है, अवैध खनन, रेत खनन, वाहन, ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग होगा जिससे, ठीक है दोस्तों। प्रभावित क्षेत्र घड़ियाल गंगा डॉल्फिन कछुए, ठीक, ये सब है, ठीक। ये जो जनरली दोस्त ये राज्य है 3 राज्यों के जंक्शन पे है। ये जो अपना ये है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य लगभग उत्तर प्रदेश में भी टच करता है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आ सकता है। खतरे में पुल जो NH 44 पे पुल है वो भी खतरा उससे बढ़ गया उस पे भी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मई महीने का जो 5वां करंट अफेयर बना हुआ है दोस्तों उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम है, स्वीकृति उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देना। दोस्तों आपको बता चुके हर एग्जाम मतलब हम बताते हैं अपने करंट अफेयर में कि 2029 तक लक्ष्य है
1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का दोस्तों। प्रमुख बिंदु क्या है दोस्तों? जो प्रतिष्ठित संस्थाओं के योग्य युवा जो होते हैं, पेशेवर विशेषज्ञों का चयन किया जाएगा, जैसे कृषि से रिलेटेड उद्योग, आधारभूत संरचना और तकनीकी क्षेत्र से तैनाती। डेटा आधारित जो है नीति एवं समाधान तैयार किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो एग्जाम फैक्ट है इसमें पॉइंट देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये जो है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। मुख्य क्षेत्र कृषि है, उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस जो प्रदर्शन मूल्यांकन है, ठीक है, केपीआई आधारित है दोस्तों। ठीक है, भूमिका सीएमओ और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका लक्ष्य आपको बता ही दिए, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, युवा शक्ति को विकसित करना, ये सब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आज का जो है नेक्स्ट छठवां जो करंट अफेयर मई का बना हुआ है उस पर देखते हैं। लीड्स रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि। अभी हाल ही में लीड्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। लीड्स का फुल फॉर्म देखते हैं, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस स्टेट रिपोर्ट 2025। ठीक है, जो अपना यूपी है वो है, ठीक है, एग्जाम्पलर श्रेणी में प्राप्त किया है दोस्तों, जो कि पिछले जो कि उत्तर प्रदेश का जितने भी भारत का लैंड लॉक स्टेट है प्रथम स्थान पे आया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्या है इसके आगे, देखते हैं महत्वपूर्ण इसका तथ्य क्या है। रिपोर्ट 2025 का रिपोर्ट है। ठीक है, ये देख लीजिए इसका। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की श्रेणी में आया, एग्जाम्पलर श्रेणी में आया दोस्तों। ठीक है, पहले था अचीवर श्रेणी में 2022 से 24 तक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है कि जो है कि लीड्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की श्रेणी में आया है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सम्मान प्रदान किया जाए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा। स्थान का नई दिल्ली वाणिज्य भवन। ठीक है, रैंकिंग के आधार कौन कौन से हैं? ठीक है, लॉजिस्टिक और संरचना, सेवाओं की गुणवत्ता, ठीक है, विनियामक वातावरण, परिचालन क्षमता। ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं ऊपर मैंने बता दिया दोस्तों, आप लोग पीडीएफ मिलेगा तो देख लें। और दोस्तों मई का जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2026। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे रोइंग क्या है, नौका वाहन। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। स्थान कहाँ है? रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्टार्ट किया गया। कार्यक्रम 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप था। उद्देश्य क्या? उत्तर प्रदेश को रोइंग एवं कैनाइंग सहित वाटर स्पोर्ट हब के रूप में विकसित करना दोस्तों, ये है लक्ष्य। आयोजक उत्तर प्रदेश राज्य रोइंग संघ के द्वारा। प्रतिभागी ठीक 20 राज्य ने प्रतिभाग किया था दोस्तों। कुल खिलाड़ी लगभग 273 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग किए थे। जो विजेता थे बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश था दोस्तों, और बॉयज वर्ग में आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, पे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे थे, ठीक है, बालक वर्ग में मध्य प्रदेश और बालिका वर्ग में, ठीक है, बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश और बालक वर्ग में आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स, ठीक है, कंपनी के द्वारा ये विजेता घोषित किया गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जल क्रीड़ा के लिए उत्तर प्रदेश की विशेषता क्या क्या है। मुख्यमंत्री ने निम्न प्रमुख नदियों को जल क्रीड़ा के लिए उपयुक्त बताया है। कौन कौन? गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और राप्ती नदी। ठीक है दोस्तों। प्रस्तावित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा? ठीक है दोस्तों, बलिया में बनेगा, प्रयागराज में, मिर्जापुर, कुशीनगर, वाराणसी और कानपुर में दोस्तों। ठीक है, तो जैसे रामगढ़ ताल कहाँ पे? गोरखपुर में। ये भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि वहीं पे हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो 2030 का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, उसमें भारतीय महिला रोइंग टीम का प्रशिक्षण यही होगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, देख लीजिए। 3 स्तरीय खेल अवसंरचना का मॉडल बनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ग्राम स्तर पर खेल का मैदान, ठीक है दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर आधुनिक स्टेडियम दोस्तों। ठीक है, तकनीकी पल क्या होगा? स्पोर्ट्स साइंस, ठीक, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ये सब होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जो मई महीने में बना हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेशन 4 मतलब जो अपना था ऑपरेशन फ्लड था उससे ही रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश डेयरी मास्टर प्लान बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में जानते परिचय क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेतृत्व कौन कर रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्वदेशी गाँव का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। ठीक है दोस्तों, जो ऑपरेशन 4 है दोस्तों, ठीक है, ये पशुपालन विभाग की डेयरी विकास रणनीति है दोस्तों। 4 प्रमुख योजनाओं पर आधारित मास्टर प्लान है दोस्तों। इसका जो लक्ष्य है डेयरी व्यवसाय को किसानों एवं युवाओं के लिए लाभकारी बनाना। दोस्तों जो इसके 4 जो प्रमुख योजनाएं हैं, मास्टर प्लान है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसा दोस्त आप देख रहे होंगे
कि जो पहला है कि नंदिनी एवं मिनी नंदिनी योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं आप लोग के, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डेयरी के 5 क्वेश्चन आने, तो हो सकता है कि इसी चारों में से कोई ना कोई आ जाए। तो दोस्तों आपको बता दें, नंदिनी एवं मिनी नंदिनी योजना में सरकार सब्सिडी देती है 50%, ठीक है। जो वित्तीय मॉडल होता है, 15% जो है किसान को लगाना है, 35% जो है कि बैंक ऋण देगी, और 50% जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, राज्य सरकार, ठीक है दोस्त। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप फैक्ट को याद रखें। दूसरा क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। इसमें क्या है दोस्तों, जो उच्च दुग्ध उत्पादन करने वाली स्वदेशी गाय है, ठीक है, उनको बढ़ावा देना, ठीक है। उसके लिए जो है कि लगभग 80,000 रुपया गवर्नमेंट, ठीक है, देती है, ठीक, 2 स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई के हेतु देती है, ठीक है। स्थापित डेयरी इकाइयां लगभग 1500 प्लस हो चुकी है दोस्तों इसके तहत, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। अब दोस्तों एक है मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना, ठीक है, ये है, इसकी प्रोत्साहन राशि कितना है, 10,000 से 15,000 है दोस्तों। इसमें क्या होता है, उच्च उत्पादक स्वदेशी नस्ल पालने वाले पशुपालकों को पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत कितने राशि का पुरस्कार दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लें। और चौथा जो है दोस्तों, प्रमुख स्वदेशी नस्लें, मेन दोस्तों इन्हीं तीनों पे फोकस किया गया उत्तर प्रदेश में। तो दोस्त इसको आप लोग याद करें, इसके बारे में जो भी मैंने कल डेयरी का एक क्लास लिया था दोस्तों, उसमें सारे ब्रीड्स बताए थे, चाहे कैटल का हो, चाहे बफेलो का हो, ठीक है, चाहे गोट का हो, चाहे सीप का हो, ठीक है दोस्तों। उसमें दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट गिर है, साहिवाल है, और गंगा तीर है। इसके बारे में आप डिटेल में जरूर जाके पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें हमारे उम्मीद से जो चीज चर्चा में रहती है क्वेश्चन उसी से बनते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट जो करंट अफेयर है मई महीने के देखते हैं। नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ में बन रही है दोस्तों, ठीक है। इसका मेन देखिए क्या है, उद्घाटन इसका रक्षा मंत्री ने किया था, ठीक है दोस्तों, ठीक। स्थान कहाँ है, लखनऊ में, इकाना स्टेडियम के समीप बन रहा है दोस्तों ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय नौसेना की समुद्री विरासत का प्रदर्शन और देश भक्ति की भावना को बढ़ावा देना दोस्तों। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, भारतीय नौसेना का शौर्य गाथा का प्रतीक, देशभक्ति, प्रेरणा एवं युवाओं को राष्ट्र चेतना का विकास करना, आधुनिक हथियारों और नौसैनिक इतिहास की जानकारी देना। दोस्तों परीक्षा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण लाइन है हम उसको देखते हैं। ये कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, लखनऊ में, ठीक, इकाना स्टेडियम के पास। क्षेत्रफल 2 एकड़ का है दोस्तों। प्रमुख आकर्षक क्या है वहां पर, आईएनएस गोमती, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईएनएस गोमती सेवा मुक्त हुआ था 28 मई 2022 को दोस्तों। परियोजना लागत 42 करोड़ रुपया है दोस्तों इसका, ठीक है। प्रमुख हथियार वगैरह तो इंपॉर्टेंट नहीं है। भविष्य की परियोजना क्या है, आईएनएस गोमती को सर संग्रहालय के रूप में विकसित करना दोस्तों। एक्सप्रेसवे यात्रा समय लगभग, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब वही चीजें जो ऊपर मैंने पढ़ाया है दोस्तों, और इससे रिलेटेड कोई कुछ है नहीं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट अपना करंट अफेयर देखते हैं मई महीने के दोस्तों। उत्तर प्रदेश का पहला साप्ताहिक, सॉरी, उत्तर प्रदेश का पहला साहित्यिक पार्क गोरखपुर, बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, परिचय क्या है, स्थान, ठीक है, ये है हरसेवकपुर वार्ड गोरखपुर में है दोस्तों। लेकिन आप लोग को गोरखपुर बस याद रखना, वार्ड वगैरह कुछ एग्जाम में नहीं आते दोस्तों। विशेषता क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला साहित्यिक पार्क है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। परियोजना का लागत कितना, 35 करोड़ रुपया है दोस्त। योजना मुख्यमंत्री वैश्विक का है, नगर उदय योजना है, ठीक है, नगर का विकास करना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्त महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भूमि और चरण ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मेन इंपॉर्टेंट यही है कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब इसका प्रमुख आकर्षक विभूतियाँ कौन कौन से वहां लगेंगे जो पेड़ा स्थल बनेंगे, ठीक है। तो जैसे पेड़ा स्थल बनेंगे तो जैसे गुरु गोरखनाथ, तो इनके बारे में आप जानकारी देख ली कर लीजिए। महात्मा बुद्ध, जो चर्चा में है करंट में, उससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। संत कबीर, परमहंस योगानंद जी, ठीक है। और दोस्तों साहित्यिक विभूतियाँ कौन से थे, राम प्रसाद बिस्मिल, बेहद इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जाके पढ़ लेना दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जाके पढ़ लेना, और फिराक गोरखपुरी के बारे में, इन तीनों के बारे में आप लोग जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो आधुनिक सुविधाएं रहेंगी उसमें QR कोड आधारित डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी, ई बुक रहेंगे, ठीक है, ऑडियो बुक रहेंगे, और मल्टीमीडिया कंटेंट रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अन्य प्रमुख सुविधाएं क्या क्या रहेंगी, जैसे ओपन लाइब्रेरी रहेगी, MP थिएटर रहेगा, बाल साहित्य विंग रहेंगे, ओपन माइक मंच, और कास्ट गोष्ठी एवं लेखक कार्यशाला रहेगा दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं मई महीने का दोस्तों, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं।
क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्जाम में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन भुगतान में देश में अग्रणी राज्य हो गया है, सबसे जल्दी गन्ना का भुगतान करने में, ठीक है, उत्पादन में, ठीक है, ये सब अच्छा है, पॉइंट आ सकता है एग्जाम। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन एवं समय पर गन्ना मूल्य भुगतान में भारत का अग्रणी राज्य बन गया। राज्य ने महाराष्ट्र और कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं गन्ना मूल्य भुगतान क्या है। 2017 से अब तक कुल भुगतान हुआ है कितना दोस्त, आप देखिए 3,22,722 करोड़। ठीक है, पेराई सत्र जो है 2025-26 में भुगतान हुआ है 30 करोड़ रुपया। लगभग 90% किसानों का भुगतान पूरा किया जा चुका है। अब चीनी उद्योग क्या है, जो कुल संचालित चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में 121, बेहद इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने संचालित मिल हैं, चीनी मिलें हैं, तो 121, जिसमें से निजी जो प्राइवेट है, ठीक है दोस्तों, वो 95 है, सरकारी 23 है दोस्तों। ठीक है, राज्य निगम के अंदर आती है 3। ठीक है, औसत चीनी रिकवरी लगभग दोस्तों 10.21% है। ठीक, महाराष्ट्र का लगभग 9.49 है और कर्नाटक का 1 है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों उत्पादन। ठीक है, जनरली 177.96 लाख टन गन्ना का उत्पादन, चीनी उत्पादन में 89.68 लाख टन दोस्तों। इसमें गन्ना जो मूल्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगेती प्रजाति के लिए 400 रुपये प्रति कुंटल है, और सामान्य जो प्रजाति होती है उसके लिए 390 रुपये प्रति कुंटल है। सामान्य वाला एग्जाम में आता है दोस्तों हमेशा। ठीक है, जो मूल्य वृद्धि इस बार हुई, इस साल हुई है 2026 में, वो है 30 रुपये प्रति कुंटल की। ठीक है, जो लाभार्थी कौन कौन होंगे, मतलब लाभार्थी कितने, 48 लाख जो लाभार्थी से लाभान्वित हो रहे हैं गन्ना उत्पाद परिवार। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 3,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश है। उसी से रिलेटेड कुछ है दोस्तों इंपॉर्टेंट पर देख लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो करंट अफेयर बना है मई महीने में, वो है प्रोजेक्ट गंगा। दोस्तों ये जनवरी में भी से आया था, फरवरी में भी आया था, मार्च में भी आया, अप्रैल में भी आया और मई में भी आया। ये करंट अफेयर हर महीने आ रहा, तो 101% इससे क्वेश्चन आने तय है दोस्तों। प्रोजेक्ट गंगा, ठीक, प्रारंभ करता उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक, नेतृत्व में योगी जी के। ठीक है, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण डिजिटल आत्मनिर्भरता एवं उच्च गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना दोस्तों। ठीक है, अब जो प्रमुख समय रेखा क्या है, जुलाई 2025 में परियोजना की शुरुआत, जनवरी 2026 में सैद्धांतिक स्वीकृति, 9 मार्च 2026 को एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ दोस्तों, अप्रैल 2036 में, ठीक है, डीपीआर पूर्ण रूप से परियोजना का क्रियान्वयन शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, मेन यही एग्जाम में आएगा दोस्तों कि प्रोजेक्ट गंगा किसके लिए है। ठीक है, ये दोस्तों सबसे मेन पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना, यही दोस्तों एग्जाम में आएगा हमारे हिसाब से। तो इसमें क्या होगा, निःशुल्क पब्लिक वाईफाई सुविधा मिलेगी दोस्तों, ग्रामीण शहरी डिजिटल तो डिवाइड जो समाप्त कर देना जो दूरी है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल आत्मनिर्भर गांव विकसित करना दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए प्रमुख सुविधाएं क्या है दोस्तों, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, यही मेन इंपॉर्टेंट है, फ्री पब्लिक वाईफाई। ठीक है, ये सब है, सीसीटीवी वगैरह, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन व्यावसायिक प्रशिक्षण, सब वहाँ यहाँ पर उपलब्ध है दोस्तों। जो दोस्तों इसका है प्रोजेक्ट गंगा का है, वो सब मैंने बता दिया, ये देख लीजिए आप, जब आपको मिलेगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर बना हुआ है मई का, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, प्रयागराज महाकुंभ एवं कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियां आई थी मई महीने में। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार कुंभ मेले को सुरक्षित व स्वच्छ विश्व स्तरीय आयोजन के रूप में विकसित किया गया। प्रयागराज को स्मार्ट एवं आधुनिक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों मेन जो है कि जो अपना जो कुंभ है, यूनेस्को द्वारा कुंभ मेला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकता है इसको कब मिला। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा तो 2017 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए। अगर कुंभ मेला चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन यही आ सकता है कि कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में कब मान्यता मिली, तो 2017 में। बेहद इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, शहरी विकास, प्रयागराज में लगभग 400 करोड़ की नई शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना की परियोजना का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। इलाहाबाद का जो है बहुत ज्यादा विकास करना है, क्योंकि वहाँ पर कुंभ मेला बड़े बड़े मेले लगते हैं दोस्तों। ठीक है, सबका निगाह रहता है, तो वहाँ पर ये सब परियोजना काफी अच्छा होगा प्रयागराज के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों। कनेक्टिविटी क्या है, अभी दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि हरदोई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया दोस्तों, जो दिल्ली यात्रा समय घटाकर लगभग 7 घंटे कर दिया है दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी पर लगभग 1,000 करोड़ की लागत से एक नया पुल भी बनाया जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों,
परीक्षा में जो तथ्य जो ऊपर मैंने पढ़ा दिया वही परीक्षा में तथ्य है जो पूछे जाएंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारा आज का जो आखिरी हमारा जो है करंट अफेयर है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में बन रहा है दोस्तों। ये स्थान कहाँ पे है? नमो घाट वाराणसी में दोस्तों। विशेषता क्या है? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित अंतर्देशीय पोत है दोस्तों। निरीक्षण क्या है दोस्तों? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसको इसका निरीक्षण कर रहा है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? तैनाती स्थल क्या है? नमो घाट वाराणसी के पास इसका तैनाती किया गया है। जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटर 1 दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। जो ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है दोस्तों, 1620 किलोमीटर लंबा दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। NW नेशनल वाटर, ठीक है, 1 बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों प्रमुख उद्देश्य के देखते हैं। गंगा नदी को जीरो इमिशन, ठीक है, जल परिवहन मतलब जीरो इमिशन मतलब कि कार्बन इमिशन फ्री करना है पूरा। भारत का जो लक्ष्य है 2000 तक भारत को जीरो इमिशन कर देना है दोस्तों, लक्ष्य पूरा करना है। कार्बन उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण की कमी, जो हरित ग्रीन एवं सतत सस्टेनेबल जल परिवहन को विकसित करना दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के रूप में इसको संचालित किया गया दोस्तों। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की विशेषता क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया करके बिजली बनाती है दोस्तों। तो उत्तर जैसे वाटर से उष्मा हीट बना करके वैसे। अब दोस्तों जो मैंने उसको ऊपर पढ़ाई दिया रहा है नेशनल वाटर वेलफेयर वगैरह। तो दोस्तों आज का जो मेरा करंट अफेयर खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, मई खत्म हो गया दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे जून का, ठीक है, वो भी जल्दी ही आ जाएगा आप सब। तो आप लोग को जनरली 6 लेक्चर में, ठीक है दोस्तों, 6 लेक्चर में सारे जो है करंट अफेयर हम मैं खत्म कर दूंगा दोस्तों। आप लोग को कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 6 लेक्चर में मैं खत्म कर दिया हूँ इसको। आप लोग जाके इसको प्ले लिस्ट में देखें और अच्छे से पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, टॉपिक था, मैंने उसी को रखा है, इधर उधर की नहीं दोस्तों। आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। 9 अगस्त, ठीक है, वो पेपर है एजीटीए का दोस्तों, आप सभी अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। ठीक है, मेरी यही कामना है कि इस बार अगर मैं स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाना, जो मेरी लेक्चर देखे हैं मेरा, सॉरी, वो जाके क्वालिफाई करें और हमें अच्छा लगेगा जब क्वालिफाई करेंगे। और दोस्तों मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ अपने इस लेक्चर में। मेरा एक टेस्ट सीरीज आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, 10 सेट का है, उसको मैं संडे लूंगा दोस्तों। और काफ़ी व्यवस्थित मैंने टेस्ट सीरीज बनाया है। अभी मैं टेस्ट सीरीज चला भी रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। डेली मैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देता हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है, टारगेट देता हूँ, उससे बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों। हम बता दें कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है, डेली 40-45 बच्चे दे रहे हैं उसमें टेस्ट, और सबकी रैंकिंग भी जारी की जा रही। इसलिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और यूट्यूब चैनल से भी जुड़े। अगर आप लोग को अच्छा लगे तब जुड़िएगा दोस्तों, ऐसे नहीं, अच्छा लगे तभी जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।